हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सैनी अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन देखेंगे अपना इलेक्शन कमीशन का जो बचा हुआ पार्ट था उसको। तो उसमें अपने चीज़ें बची हुई थी, एक तो ईवीएम, एक था वीवीपैट, एक चुनाव सुधार और एक राष्ट्रीय दलों के बारे में। तो अपन अभी सबसे पहले देखेंगे चुनाव सुधार। चुनाव सुधार में अपन देखेंगे कि किस तरह वर्तमान परिस्थितियों को बदलते हुए देख के निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार किए। तो उनमें सबसे पहले अपन चुनाव सुधार देखेंगे। पहला पहला चुनाव सुधार है 61वां संविधान संशोधन। इकसठवां संविधान संशोधन इसीलिए किया गया था कि मत देने का या मतदान करने की जो आयु है वो पहले 21 थी। तो इसको 61वें संविधान संशोधन में 21 से घटाकर 18 की गई। संशोधन में 21 से घटाकर 18 की गई, 18 वर्ष। दूसरा चुनाव सुधार है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ये प्रावधान है कि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नई चीज़ें इस बार अपने को देखने को मिली कि पश्चिम बंगाल में अभी 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं तो उसमें पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पे 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया गया था। तो उसको कुछ इस प्रकार देखेंगे अपन। जनप्रतिनिधि अधिनियम उन्नीस सौ इक्यावन। इसमें क्या हुआ कि चुनाव प्रचार को 48 घंटे पहले मतदान के चुनाव प्रचार को मतदान के 48 घंटे पहले रोका जाता है। लेकिन 17वीं लोकसभा में पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर सीटों पर 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोका गया। बहत्तर घंटे पहले चुनाव प्रचार रोका गया। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उन अपने को लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानना, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं उनके नाम बता देता हूँ।
हुआ ये था कि 19 मई को चुनाव होना था। और 16 मई को रात 10 बजे चुनाव प्रचार रोका गया। होता तो क्या है, 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोका जाता है मतदान के, लेकिन अभी जैसे 19 मई को जो चुनाव होना था या हुआ, उसको 16 मई को रात को 10 बजे चुनाव प्रचार को रोका गया। तो अपन वो 9 क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया तो बता देता हूँ आपको। एक तो है दमदम, एक है बसीर, तीसरा बारासत, चौथा जयनगर, पांचवा मथुरापुर, छठा जाधवपुर, एक था अपने उत्तरी कोलकाता और दक्षिणी कोलकाता। दमदम, बसीर, बारासत, जयनगर, मथुरापुर, जादवपुर, उत्तरी और दक्षिणी कोलकाता, ये वो 9 लोकसभा क्षेत्र थे जिनमें 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोका गया था। अब इसके आगे देखते हैं अपन तीसरा चुनाव सुधार। तीसरा चुनाव प्रचार सुधार है अपने कि एक उम्मीदवार या एक व्यक्ति 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, और 2 सीटों पे अगर चुनाव लड़ता है और दोनों सीटों पे ही अगर जीत हासिल करता है तो उसको एक सीट को उसका प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, यानी कि उसको बरकरार रखना पड़ेगा, और दूसरी सीट को उसे छोड़ना पड़ेगा। 2 से ज़्यादा या 2 से अधिक सीटों पर नहीं लड़ सकता। दो से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, और इसमें अपने को ये देखने की ज़रूरत है कि एक सीट पर चुनाव लड़ सकता है, 2 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये जब 1996 के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम, उन्नीस में संशोधन किया गया। और इसमें ये तय किया गया कि एक व्यक्ति 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 से अधिक सीटों पर अगर चुनाव लड़ता है और दोनों सीटों को ही जैसे मान लो जीत हासिल करता है तो उसे एक सीट उसकी छोड़नी होगी। ये था 1996 में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन। इसके बाद में अपन देखेंगे कि ये एक परंपरा एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की कहाँ से शुरू हुई, कब कब किस व्यक्ति ने एक से अधिक सीटों पर अपना चुनाव लड़ा, किसी ने जीत हासिल की और किसी ने नहीं की। तो सबसे पहले एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की परंपरा प्रारंभ की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने।
हुआ क्या था 1952 में लखनऊ उपचुनाव, में लखनऊ उपचुनाव हुए थे लखनऊ सीट से लोकसभा के। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी इस लखनऊ सीट से हार गए थे। फिर 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 सीटों से चुनाव लड़ा। और ये एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की परंपरा इन्होंने ही प्रारंभ की थी, और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक से अधिक सीट पे चुनाव लड़ा। इनकी 3 सीटें थी। एक सीट तो थी लखनऊ, दूसरी सीट थी मथुरा, तीसरी सीट थी बलरामपुर। तो परिणाम आया तो लखनऊ और मथुरा सीट से हारे और बलरामपुर सीट से जीते थे। ये तो होती है अटल बिहारी वाजपेयी की बात। इसके बाद में अपन 2-4 व्यक्तित्व और हैं जिन्होंने एक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा, उनके बारे में बात करेंगे। 1957 के बाद में अपन बात करेंगे 1980 की। 1980 के अंदर, जैसे 1975 के अंदर आपातकाल लगा था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद में जो पुनः चुनाव हुए थे उनमें रायबरेली सीट से हार गए थी। और उसके बाद में ये चुनाव होते हैं वापस 1980 के अंदर। तो 1980 के अंदर इंदिरा गांधी दो सीट से चुनाव लड़ती है, एक तो रायबरेली, दूसरी मेडक। मेडक के सीट के बारे में बता दूं, ये पहले आंध्र प्रदेश के अंदर थी और वर्तमान तेलंगाना के अंदर है। उन्नीस सौ 1980 के अंदर इंदिरा गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ती है, और पहली सीट थी रायबरेली, दूसरी मेडक, और ये दोनों ही सीट जीतती है, जीत जाती हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे 1985 की। 1985 के अंदर, ये तो लोकसभा सीटों के बारे में बातें थी, जीतती हुई थी इंदिरा गांधी की, अटल बिहारी वाजपेयी की। एक व्यक्ति थे तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव, उन्होंने 3 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा। कौन? 1985 के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक कौन थे? एनटी रामाराव। एनटी रामाराव ने 3 सीटों से चुनाव लड़ा, विधानसभा की 3 सीटों से। विधानसभा की 3 सीटों से चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे एनटी रामाराव। और इनकी तीनों सीट थी हिंदूपुर, नलकोंडा और एक सीट थी गुड़ीबड़ा। और ये इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे कि इनका प्रभाव इससे भी देखा जा सकता है कि ये तीनों सीटें इन्होंने जीत ली थी। विधानसभा की 3 सीटों से चुनाव लड़ा, और पहले व्यक्ति थे विधानसभा की 3 सीटों से चुनाव लड़ने वाले, और तीनों सीटों से ये विजयी हुए थे।
ये होती है यहाँ तक बात। अब अपन इसके बाद में आगे बात करेंगे 1991 के चुनाव की। किसी व्यक्ति ने लोकसभा के 3 चुनाव लड़े, किसी व्यक्ति ने विधानसभा के 3 चुनाव लड़े। अब बात करेंगे 1991 में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 3 तो लोकसभा और 1 विधानसभा की सीट को एक साथ चुनाव लड़ा, वो थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल। इन्होंने 3 तो लोकसभा, 1 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। 3 लोकसभा और 1 विधानसभा। लोकसभा की सीटें थी सीकर, रोहतक और एक फिरोजपुर। और एक सीट थी ये विधानसभा की, ये थी घिराई। कौन सी? घिराई। और इन सभी सीटों से ये पराजित हुए थे। उन्नीस सौ 91 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल, जिन्होंने 3 लोकसभा और 1 विधानसभा की सीट पे एक साथ उम्मीदवारी की और 3 लोकसभा और 1 विधानसभा की घिराई से पराजित हुए। इसके बाद में थोड़ा अपने नज़दीक आते हैं 16वीं विधानसभा, 16वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा के अंदर 2 व्यक्तियों ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही व्यक्तियों ने 2-2 सीटें जीती। एक तो थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरे व्यक्ति थे मुलायम सिंह यादव। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा वाराणसी और वडोदरा से, और मुलायम सिंह जी ने चुनाव लड़ा मैनपुरी और आजमगढ़ से। नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी और वडोदरा से, मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी और आजमगढ़ से। और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी वाराणसी सीट को बरकरार रखा और वडोदरा सीट को छोड़ा, और मुलायम सिंह जी यादव ने मैनपुरी सीट को बरकरार रखा, आजमगढ़ को छोड़ा। ये होती है अपने 16वीं लोकसभा की। और 2019 के अंदर 17वीं लोकसभा की बात कर लेते हैं। 17वीं लोकसभा, सत्रहवीं लोकसभा के अंदर एकमात्र व्यक्ति राहुल गांधी, जिन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़ा। एक सीट थी वायनाड और दूसरी सीट थी अमेठी। ये वायनाड से तो जीत गए और अमेठी से हार गए थे। इनके सामने थी बीजेपी की लीडर थी स्मृति ईरानी, उनके सामने हार गए थे। और ये होता है अपने एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने का, और किस किस व्यक्तियों ने कितनी कितनी सीटों से कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ा, मैंने आपको ये बताया। अब अपन बात करेंगे चौथा चुनाव सुधार, एग्जिट पोल।
एग्जिट पोल को 2009 से प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंधित किया। होता क्या था कि चुनाव के समय जितने भी न्यूज़ चैनल वगैरह थे ये एग्जिट पोल निकालते थे और इनमें ये बताते थे कि ये फला पार्टी का व्यक्ति या फला दल का व्यक्ति उस सीट से आगे चल रहा है, ये दूसरे दल का व्यक्ति या इतनी सीट से इनको आगे बढ़त मिल रही है, जबकि चुनाव उस समय हुआ भी नहीं होता है। तो इसको लेके क्या होता था कि आम नागरिकों में इन चीज़ों को लेके वो कयास लगाते थे, तो ये आम नागरिक भ्रमित हो जाते थे और चुनाव के नतीजे कुछ और ही निकलते थे। इसीलिए एग्जिट पोल को 2009 के अंदर प्रतिबंधित किया गया। ये यहाँ पे अपना चुनाव सुधार खत्म होता है। अब अपन बात करेंगे एक ईवीएम की, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन का सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया था, कितने चुनावी क्षेत्रों में किया गया था, कौन सी विधानसभा में किया गया था, कौन सी लोकसभा में किया गया था, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन में कुछ छोटी मोटी चीज़ें और है वो आपको बताऊंगा मैं। ईवीएम का सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग 1982 के अंदर केरल का एक क्षेत्र है पारूर क्षेत्र, पारूर क्षेत्र। इसमें केरल विधानसभा के अंदर पारूर क्षेत्र में ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए गए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। रद्द कर दिए। तो इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो 1998 के अंदर 3 राज्य हैं, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश। इन तीनों राज्यों में कुल 16 विधानसभाओं विधानसभा सीटों पर, इन 3 स्टेट की 16 विधानसभा सीटों के चुनाव होते हैं ईवीएम के द्वारा। और इसमें बता दूं आपको, राजस्थान की इन 16 में से 6 सीटें थी। इन 16 में से राजस्थान की 6 सीटें थी। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो अब राजस्थान में ये कौन सी विधानसभा थी जिसमें 6 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए थे इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन के द्वारा। तो ये थी 11वीं विधानसभा। कौन सी? 11वीं विधानसभा थी। तो इसके बाद में 2003 के अंदर, अब जैसे मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी विधानसभा में आंशिक रूप से ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कराए गए थे, ऑप्शन आता है 10, 11, 12 और 13। तो आपको ऑप्शन टिक करना है 11। और अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि पूर्णतः राजस्थान में कौन सी विधानसभा में ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए गए थे, तो वो थी 12वीं। 2003 के अंदर 12वीं विधानसभा में
पूर्णतः ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कराए गए थे। 7% ईवीएम का उपयोग किया गया था इसमें। अब अपन बात करेंगे लोकसभा के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर कब ईवीएम का यूज किया गया, तो देखते हैं। 1999 के अंदर 13वीं लोकसभा, में ईवीएम से चुनाव हुआ। उन्नीस सौ 99 में 13वीं लोकसभा में ईवीएम से चुनाव हुआ कुछ क्षेत्रों में, तो इसको अपन ये ऐसे लिख सकते हैं आंशिक रूप से। क्वेश्चन आता है कि किस लोकसभा में आंशिक रूप से ईवीएम का प्रयोग हुआ, या पहली लोकसभा जिसमें ईवीएम का प्रयोग हुआ, जिससे ईवीएम से चुनाव हुए। क्वेश्चन आता है 12, 13, 14, 15। तो आंशिक रूप से 13वीं लोकसभा में, और ऐसे पूछा जाता है पहली लोकसभा में, तो भी 13 ही होगा। इसके बाद में लोकसभा के चुनाव होते हैं 2004 के अंदर। ये होती है 14वीं लोकसभा। चौदहवीं लोकसभा के अंदर 7% ईवीएम का यूज हुआ चुनाव कराने में। 2004 के अंदर 14वीं लोकसभा में 7% ईवीएम का प्रयोग हुआ। यहाँ पूर्णतः बोल दो, पूर्णतः। ये होते हैं अपने ईवीएम। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे वीवीपैट की। वीवीपैट, इसका पूरा शाब्दिक अर्थ बता देता हूं आपको। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसके नाम से स्पष्ट होता है कि ये किस काम का मशीन है और किसका इसका यूज कैसे होता है और क्यों किया जाता है। तो आपको बता दूं कि अपने अभी 17वीं लोकसभा के 2019 में चुनाव हुए, तो आपने देखा होगा कि ईवीएम मशीन के पास में एक डिब्बे सा बैटरी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता था, जिसकी छोटी सी एक डिस्प्ले थी। अब आप जब ईवीएम के किसी बटन को या अपने किसी उम्मीदवार को मत देते हैं, तो 6 से 7 सेकंड की एक बीप की आवाज़ के बाद में आपको डिस्प्ले पर, जैसे मान लो किसी आपने प्रत्याशी को अपना मत दिया है, तो उसका सिंबल आता था, पार्टी सिंबल, उसकी फ़ोटो और उसका नाम आपने देखा होगा। तो उसके ये क्या होता है कि वीवीपैट का यूज़ होता है कि आपने जिस उम्मीदवार को या प्रत्याशी को वोट दिया है और वो वोट उसी को ही लगा है, इसकी जांच करने के लिए लगाया जाता है। वीवीपैट का काम पोलिंग बूथ के अंदर तो हो गया ये। इसके बाद के अंदर जैसे मान लो मतगणना होती है वोटों की, तो उस समय 5% वोटों को ये ऑडिट करता है। ऑडिट करता है मतलब जैसे जिस व्यक्ति ने जिस प्रत्याशी को वोट किया है वो उसी को गया है या नहीं गया है, तो इसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए 5% वोटों की काउंटिंग कुछ इस तरह की जाती है, ऑडिट की जाती है। इसके लिए वीवीपैट का यूज किया जाता है। अब वीवीपैट को कौन सी विधानसभा, कौन सी लोकसभा में कब यूज में लिया या इसके द्वारा चुनाव कराए गए, वो देखते हैं। सबसे पहले 2013 नागालैंड विधानसभा।
विधानसभा में प्रयोग हुआ या उपयोग में ली गई। 2013 के अंदर नागालैंड विधानसभा के अंदर वीवीपैट का सबसे पहले या सर्वप्रथम उपयोग किया गया। उसके बाद में 2014 की 16वीं लोकसभा के 8 लोकसभा क्षेत्रों में या 8 लोकसभा सीटों पर वीवीपैट का प्रयोग हुआ। 2014 के अंदर 16वीं लोकसभा के अंदर 8 लोकसभा क्षेत्रों या लोकसभा सीटों पे वीवीपैट का या वीवीपैट के द्वारा चुनाव कराए गए। अब इसके बाद में बात करेंगे 2019 17वीं लोकसभा। 2019 17वीं लोकसभा इसके अंदर 100% या 100% वीवीपैट का प्रयोग हुआ। 2019 की 17वीं लोकसभा में 100% वीवीपैट का प्रयोग हुआ। इसके साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, 2019 के अंदर ही राजस्थान की 15वीं विधानसभा में 100% वीवीपैट का प्रयोग हुआ। 2019 के अंदर ही राजस्थान की 15वीं विधानसभा में 100% वीवीपैट का प्रयोग हुआ। ये अपना यहाँ पे वीवीपैट समाप्त हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको ईवीएम में बताना भूल गया था, वो देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और अपना ध्यान नहीं होता है। क्वेश्चन भी अच्छा है, हंसी ठिठोले करने वाला है। एक आपने सुना होगा नोटा, नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो एक एग्जाम के अंदर इस नोटा बटन का कलर या रंग पूछा गया था। तो उसका कलर है गुलाबी। नोटा बटन का कलर है गुलाबी। अब बात करेंगे अपन चुनावी बॉन्ड पर। क्या है चुनावी बॉन्ड, किस तरह काम लिया जाता है, कहाँ मिलता है, कैसे आया है, इसको लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा है, कौन से संविधान संशोधन करने पड़े हैं और क्या है ये, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। चुनावी बॉन्ड एक दस्तावेज है। दस्तावेज है जिस पर मूल्य अंकित होता है। क्या होता है? मूल्य अंकित होता है। चुनावी बॉन्ड एक दस्तावेज है जिस पर मूल्य अंकित होता है। और अब मैं आपको बता देता हूं उसको क्यों लाया गया, क्या जरूरत पड़ी चुनावी बॉन्ड को लाने की। तो राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना।
ये क्यों लाया गया? राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना। अब ये तो हो गया कि भाई पारदर्शिता लाने के लिए। अब ये आया कैसे? तो 2017-18 के अंदर भारतीय संसद ने इसे धन विधेयक के रूप में पारित किया। दो 2017-18 के अंदर भारतीय संसद ने चुनावी बॉन्ड को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था। और धन विधेयक के रूप में तो पारित कर दिया, लेकिन अब इसको लाने के लिए जो संशोधन हुए उनके बारे में बता देता हूं। तो 2 संशोधन हुए थे। एक तो संशोधन था आरबीआई एक्ट 1934 में। दूसरा संशोधन हुआ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। पहला संशोधन आरबीआई एक्ट 1934 में, दूसरा संशोधन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंदर। अब संशोधन हो गए, अब ये मिलता कहाँ पे है ये बता देता हूँ। ये मिलता है एसबीआई बैंक की शाखा, केवल एसबीआई बैंक की, दूसरे बैंकों की नहीं, केवल एसबीआई बैंक की। केवल एसबीआई बैंक की शाखा पर ही उपलब्ध है। अब इसका किस तरह यूज करते हैं, किस तरह इसमें इसकी मद भरी जाती है, कितनी भरी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मद भर सकते हैं और कम से कम कितनी हो सकती है। तो कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 1 करोड़ रुपए। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से आप किसी राजनीतिक दल को कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक चंदा दे सकते हैं चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कि अब ये 1 करोड़ रुपए तक का मामला तो बन गया, लेकिन कौन ले सकता है इसको? कौन लेने का मतलब ये है कि कोई अपना अभी चाहे कि अपने राजनीतिक दल बना लें और अपन भी चंदा लेना प्रारंभ कर दें या स्टार्ट कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, वे पंजीकृत दल जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 1% मत या इससे अधिक मत प्राप्त किए हो, वे पंजीकृत दल जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के अंदर 1% या इससे अधिक अंक मत प्राप्त किए हो, तो वे ही चंदा ले सकते हैं। अदरवाइज दूसरे दल
जो पंजीकृत नहीं हैं या जिनको 1% मतों से कम मत मिले हैं, वो चंदा लेने के हकदार नहीं हैं। अब एक चीज़ और बताना, 2,000 रुपये से ज़्यादा नगद चंदा नहीं दिया जा सकता। ₹2,000 से ज़्यादा नगद चंदा किसी राजनीतिक दल को नहीं दिया जा सकता और 20,000 रुपये 20,000 रुपये से ज़्यादा किसी भी राजनीतिक दल को चाहे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा अगर मिलता है तो राजनीतिक दल का ये कर्तव्य बनता है कि वह निर्वाचन आयोग के सामने सार्वजनिक रूप से इसको शो करे या सार्वजनिक रूप से बताए कि भाई मेरे को 20,000 रुपये से ज़्यादा चंदा मिला है। ये होती है अपने चुनावी बॉन्ड की बात। तो यहाँ चुनावी बॉन्ड अपना समाप्त होता है और अब बात करेंगे अपन राष्ट्रीय दलों की। राष्ट्रीय दल, भारत के अंदर वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं अभी। कितने? कुल 8। अब इनमें राष्ट्रीय दलों में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला, इसमें यह बताऊंगा कि भाई कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, उनके 8 के नाम, और दूसरा उनको कब बना, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और उनका चुनावी सिंबल कौन सा है। और मैं आपको बता दूं, एक दल अभी जून 2019 के अंदर भी राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर चुका है और 2019 के बाद में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं आया है जिसमें ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये थोड़ा मोस्ट है, देख लेना आप। सबसे पहला कांग्रेस के अध्यक्ष है सोनिया गांधी। अभी वर्तमान में तो यही है और ये कांग्रेस बनी थी 1885 के अंदर। कब? 1885 के अंदर। और इसका चुनावी सिंबल है हाथ का निशान। इसके बाद में सीपीआई का पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष है सुधाकर रेड्डी। सुधाकर रेड्डी, और ये दल बना था 1964 के अंदर और इसका चुनावी सिंबल है गेहूं की बाली। और साथ में है हसिया, जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में दांतली भी बोलते हैं। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सुधाकर रेड्डी, 1964 में बनी और चुनावी सिंबल है इसका गेहूं की बाली और हसिया। इसके बाद में बात करेंगे सीपीआई एम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका और इसका नाम सेम ही है, थोड़ा ये ध्यान रखना। ये है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके अभी अध्यक्ष है सीताराम येचुरी। और ये दल बना था 1925 के अंदर। ये ध्यान रखना आप, सीपीआई और सीपीआई एम, इनका दोनों का चुनावी सिंबल एक ही है, ये गेहूं की बाली और हसिया। फर्क इसमें इतना ही है कि ये सीपीआई, केवल सीपीआई का जो चुनावी सिंबल है वो केवल आपको स्केच की तरह गेहूं की बालियां और हसिया मिलेगी,
लेकिन जो सीपीआई एम है उसके चुनावी सिंबल में आपको लाल पर्दे पर गेहूं की बाली और हंसिया मिलेगी। ये तो है बिल्कुल सिंपल मतलब कि बिल्कुल अपन जैसे ड्राइंग वगैरह बनाते हैं वैसा चुनावी सिंबल है इनका, गेहूं की बाली और हंसिया। और ये सीपीआईएम का चुनावी सिंबल है लाल पर्दे के अंदर गेहूं की बाली और हंसिया। अगला अब बात करते हैं बीजेपी। बीजेपी का पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है जेपी नड्डा। और बीजेपी बनी थी 1980 के अंदर, 1980 के अंदर बनी थी। और इसका चुनावी सिंबल है कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल। अब अगला राष्ट्रीय दल बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, इसकी अध्यक्ष है अभी मायावती। और ये दल बना था 1984 के अंदर। और चुनावी सिंबल है इसका हाथी। क्या है? हाथी। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे एनसीपी की। एनसीपी का पूरा नाम है नेशनल कांग्रेस पार्टी। क्या है? नेशनल कांग्रेस पार्टी। और इसके अध्यक्ष हैं शरद पवार। और ये दल बना था 1999 के अंदर। क्या? 1999 के अंदर। और इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। क्या है? घड़ी। अब अपन बात करेंगे टीएमसी। टीएमसी का पूरा नाम है तृणमूल कांग्रेस। चर्चा में रहती है ममता दीदी के चक्कर में। तृणमूल कांग्रेस, इसके अध्यक्ष है ममता बनर्जी। क्या है? ममता बनर्जी। ये दल बना था 1998 के अंदर। और चुनाव चिन्ह है दो फूल का पौधा। दो फूल का पौधा। दो फूल का पौधा यानी कि ऐसे कुछ करके दो फूल का पौधा है ये। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, अध्यक्ष है ममता बनर्जी। और 1998 में ये दल बना था। इसका चुनाव सिंबल है दो फूल का पौधा। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन सबसे अंतिम राष्ट्रीय दल एनपीपी। एनपीपी का पूरा नाम है नेशनल पीपुल्स फ्रंट। नेशनल पीपुल्स फ्रंट। इसके अध्यक्ष है कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा। ये दल बना था 2013 के अंदर। और इसका आप चुनावी सिंबल ध्यान रखना, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ एक चीज ऐसी। चुनावी सिंबल है इसका पुस्तक या किताब बोल दो। नेशनल पीपुल्स फ्रंट, इसके अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा। और 2013 के अंदर बना था। पुस्तक इसका चुनावी सिंबल है पुस्तक या किताब। और मैं आपको बता दूं, जून 2019 के अंदर इसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली है। अभी इतने दिन ये क्षेत्रीय दल था, राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली है।
जून 2019 के अंदर राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली है इसको। इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है सब कुछ कि भाई कौन कौन से राष्ट्रीय दल है, कौन कौन से उनके चुनावी सिंबल है। और ये तो बिल्कुल अभी करंट का क्वेश्चन है। और ये जब से जैसे मान लो 2 जून 2000 के अंदर आया है, तो अभी ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है, तो आप इसको स्टार लगा लें। ये आने वाले एग्ज़ामों में आपको देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, जैसे चुनाव से या वोट से संबंधित है और करंट का बिल्कुल गजब का और अच्छा सा क्वेश्चन है कि आपको जानकारी हो तो विश्व का अंतिम देश जिसने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया है, अभी विश्व का अंतिम देश है, वो है सऊदी अरब। विश्व का अंतिम देश, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है और हो सकता है ये भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि अनोखा क्वेश्चन है, महिलाओं से रिलेटेड है और ख़ास तौर से उनको वोट देने का अधिकार मिला है। कहाँ की महिलाओं को? विश्व का अंतिम देश सऊदी अरब, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इसी के साथ में अपना इलेक्शन कमीशन का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है और मैं फिर आप लोगों से मिलूँगा बहुत जल्द अगले नए क्लास और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।